बहुत सी ना कॉमन सी दिक्कतें रहती हैं, उसमें आता है सबसे कॉमन जो है वो है एलर्जीज। हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। फिर एलर्जीज के अलावा एज़मा, दमे की दिक्कत, सांस लेने में मुश्किलें, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग के सिम्टम्स। फिर कई बार ना हमारी बॉडी रिएक्ट करती है टू सर्टेन थिंग्स, जैसे कोई ड्रग रिएक्शन हो गया, कोई दवा का सेवन किया, वो जैसे माफिक नहीं थी, सूट नहीं की, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उस दवा को। या कई बार हम ऐसे माहौल में जाते हैं, ऐसे वातावरण में जाते हैं, इस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है जो सूट नहीं करता, एलर्जी हो जाती है हमें और बॉडी रिएक्ट करती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसी चीजें क्यों आती हैं? ये सब चीजों के पीछे की स्टोरी है बिकॉज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो रिएक्ट करता है, वो बॉडी को डिफेंड करता है। कोई बाहर से कोई बदलाव आया जो बॉडी के लिए हानिकारक या नुकसानदायक हो सकता है, या कोई पैथोजन इस तरह का एंटर कर गया। आप देखिए कई बार ऐसी एग्जांपल्स रहती हैं, सिंपल कट पड़ गया बॉडी में, कहीं घाव हो गया, वूंड हो गया, कोई ओपन एरिया, कोई कट है, तो उस वजह से बैक्टीरिया, फंगस या इवन पैरासाइट्स कोई एंटर कर सकते हैं। अब वो पैथोजन है ना, बाहर से कुछ एंटर किया तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जो हमारे ब्लड के अंदर हमारे फौजी है ना, हमारे वॉरियर्स है, हमारे सोल्जियर्स हैं, वो कौन है? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो WBCs उस एरिया में पहुंचते हैं, वहां फाइट करते हैं इन्फेक्शन को, वो पैथोजेंस को फाइट करते हैं, और जब सब सही हो जाता है दे कम बैक टू द मेन स्ट्रीम, ब्लड के नॉर्मल मेन स्ट्रीम में वापस आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ना वो घाव बहुत गहरा है, वो इन्फेक्शन बहुत गहरी है, बहुत हावी हो गई है, हमारे सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे। कई बार ऐसा भी होता है, फिर क्या करेंगे? दे विल कॉल फॉर मोर WBCs और बढ़ेंगी, उस एरिया में और जाएंगे, यानी कि उनकी मात्रा बढ़ गई है फर्स्टली। सेकेंडली वो ज्यादा वक्त तक वहां फाइट करेंगे, तो उस वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी उस एरिया में। इन्फ्लेमेशन माने को सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, पस पड़ सकती है, जलन हो सकती है, सेक निकलता है, ये सब इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं। सो बेसिकली ये सब क्या है? आवर इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू दैट पैथोजन या टू दैट इन्फेक्शन। कितना कुछ कह दिए एक ही बार में। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। ये जो दिक्कतें मैं डिस्कस करता हूं ना, ये आपकी तरफ से आती हैं, आपकी तरफ से स्टोरीज आती हैं, सुझाव आते हैं, ये कमेंट्स में आते हैं, मेल्स आती हैं कि इसके ऊपर डिस्कस करें और होम्योपैथिक दवाएं बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का। ये पीछे की स्टोरी आप समझ गए हैं, क्यों ऐसे ये सूजन, ये दर्द, ये सेक, ये बुखार, ये सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है उस चीज को। और जब ये सिम्टम्स लेके कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? सिम्टम्स स्टडी करते हैं और जरूरत पड़ने पे उसका ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में सबसे कॉमन क्या रहता है ऐसे दिक्कतों में? CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, ये रिपोर्ट्स देखी होंगी, TLC DLC करवा लें। TLC DLC इन्फेक्शन के टेस्ट बोलते हैं हम। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC, वो टोटल मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताता है ल्यूकोसाइट्स की कितनी है ब्लड में, ज्यादा आई है इन्फेक्शन है। फिर DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है, सिंपल सी टर्म्स है, हर रोज देखते सुनते हैं लेकिन कई बार नहीं ध्यान जाता। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट माने ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ना, ये WBCs हैं, वो अलग अलग टाइप्स के हैं, अलग अलग तरह के रहते हैं। कौन सी टाइप का WBC कितनी मात्रा में है, यानी कि कौन सा टाइप है और कितनी क्वांटिटी है, वो डिफरेंशियल DLC बताता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें अपने रिपोर्ट में अच्छे से देखिएगा, अगली बार जब भी रिपोर्ट आपके सामने आए तो देखिए उसमें क्या रहता है? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सारे आते हैं ना, ये अलग अलग तरह के वो WBCs हैं और उनकी मात्रा। इसमें ना एक जो रहता है इओसिनोफिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझिएगा। इओसिनोफिल्स के आगे उसका नॉर्मल रेंज लिखा होगा 1 से लेके 6% तक, ये नॉर्मल रेंज रहता है। लेकिन अगर इओसिनोफिल्स की मात्रा ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, फिर कई बार ना AEC भी करवाते हैं, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, वो भी ज्यादा आ रही है, तो इट शोज इओसिनोफिलिया। ये कंडीशन रहती है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है बॉडी में जो बताती है कि हमारे खून में इओसिनोफिल्स की मात्रा या उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। और हमें मालूम है कि इओसिनोफिल्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है,
देयर आर टाइप ऑफ WBCs, एक तरह के WBC रहते हैं जो बहुत ही क्रूशियल या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को लेके। जब कहीं कोई पैरासाइट अंदर एंटर करेगा या कोई इन्फेक्शन हो गई है, इन वॉर्म्स तक, कीड़े तक अंदर आ गए हैं, तो ये इओसिनोफिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये इनकी मात्रा ज्यादा आनी है, इओसिनोफिलिया होना ही होना है। और ये बढ़ते हैं जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कोई ड्रग रिएक्शन हो गया, बॉडी में कोई एलर्जी हो गई, किसी तरह के स्किन रैशेज हो गए हैं, किसी तरह का एलर्जी रिएक्शन हो गया, तो इओसिनोफिल्स ज्यादा रहते हैं, इओसिनोफिलिया कॉज करते हैं। या इससे हमें अंदाजा होता है कि बॉडी में कहीं कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं आ गया, कोई ऑटो इम्यून डिजीज के सिम्टम्स, कोई लक्षण तो नहीं आने शुरू हो गए। इसमें IBD बड़ा कॉमन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसमें ना ऑटो इम्यून मायोकार्डाइटिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके भी होने के चांस हो जाते हैं। वेस्क्यूलाइटिस भी हो सकता है, सार्कोइडोसिस भी हो सकता है। खैर, उसके लिए हमें और इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है। यानी कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ब्लड कैंसर्स, वो भी एक इंडिकेशन देते हैं ये अगर इओसिनोफिलिया हो गया तो उसको कंफर्म करने के लिए और टेस्ट की जरूरत पड़ती है। खैर, आइए वापस चलते हैं। अगर इओसिनोफिल्स बढ़ गए हैं, सिंपल से जैसे इन्फेक्शंस हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए बॉडी में, तो क्या करें? तो पीछे की स्टोरी याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई है। इओसिनोफिल्स के फंक्शंस इससे उभर के सामने आएंगे। इन शॉर्ट बताऊं आपको, वही सबसे पहले तो अगर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गई है, कोई पैरासाइट इन्वेड कर गया, तो इट हेल्प्स अस, ये प्रिवेंट करता है उस इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड करने को, वहां रोकेगा। ये पैरासाइटिक डिफेंस मैकेनिज्म कह लें जो इओसिनोफिल्स परफॉर्म करते हैं। दूसरा, एलर्जिक रिएक्शंस। अगर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, तो ये WBCs हैं जो ये सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं ब्लड में विच लीड टू इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आते हैं, वही दर्द, सूजन, लाली, बुखार, सेक निकलना, वो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स वहां आएंगे। तीसरा, ये मॉड्यूलेट करते हैं उस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को, यानी कि उसको प्लस माइनस उसको करेंगे, एडजस्ट करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगे। अब इओसिनोफिलिया हो गया, ये सिम्टम्स आए थे पेशेंट में, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं, इओसिनोफिल्स ज्यादा पाए गए हैं, WBC DLC बढ़ के आया। ठीक है, अब उसके सिम्टम्स ये क्या आएंगे ज्यादा, मैं आपको बताता हूं इन शॉर्ट। सबसे पहले जैसे फटीग, वो तो रहेगा, शरीर थका थका सा रहेगा, कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी। कई बार जो स्किन के एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, रैशेज, सिंपल से लाली सी होती है, रैशेज पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली हो सकती है उनमें, इचिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स। और अगर इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों को लेके हो गए, लंग्स को लेके हो गए, तो डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी रहती है, ये एक सिम्टम आता है। एजमा के सिम्टम्स जुड़ जाते हैं, दमे की दिक्कतें रहती हैं। पेट को लेके दिक्कतें, तो ब्लोटिंग के सिम्टम्स आते हैं, इनडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये सिम्टम्स के बेस पे एज वी नो होम्योपैथी वर्क्स। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, उम्दा दवाएं रखता हूं। अगेन वेरी करती हैं दवाएं, क्योंकि सिम्टम्स बदल जाएंगे तो दवा बदल जाती है। ये जो कॉमन सिम्टम्स है ना, इसके बेस पे आगे सामने 3-4 इंपॉर्टेंट दवाएं रखता हूं। सबसे कॉमन मैंने बताया आपको एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, एलर्जी हो गई है बॉडी में, स्किन पे एलर्जी हो गई है, सांस लेने में दिक्कत आ गई है, वीजिंग की साउंड्स आ रही हैं, दमे की शिकायत हो गई, दमे वाले सिम्टम्स आने शुरू हो गए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गई है, या राइनाइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए, नजला, जुकाम, खांसी, इचिंग इन द आईज, लैरिंग्स, थ्रोट में खुजली, ये सब हे फीवर, राइनाइटिस के सिम्टम्स आए, तो आर्सेनिक एल्बम याद रखिएगा। ये जितने सिम्टम्स मैंने सामने रखे हैं आपके, ये आर्सेनिक एल्बम इज अ मास्टर रेमेडी। और याद रखिए, इन सब सिम्टम्स के साथ जुड़ती है बंदे को बेचैनी, घबराहट, उसको रेस्टलेसनेस के सिम्टम्स आते हैं, शाम ढलते ढलते या रात को ये और बिगड़ जाते। आर्सेनिक एल्बम 30 CH डिल्यूशन पोटेंसी में लेके आए, 2 से 3 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा, आपको राहत मिलेगी। कई बार देखा गया नेजल सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गए हैं, कई बार स्किन के सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गए हैं। अगर आप खुद से दवा ले रहे हैं तो एक सिंपल नेट्रम म्यूरेटिकम ले सकते हैं आप, 6x पोटेंसी में टैबलेट फॉर्म में लेके आए, बड़ी सेफ पोटेंसी है, 2 से 3 गोली दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, इसको कंटिन्यूटी में ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, राहत मिलती है। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है लाइकोपोडियम। ये वहां काम आती है जहां हमारे स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारे पेट को लेकर दिक्कतें हैं, गैस बहुत बनती है, जैसे कुछ फ्लैचुलेंट फूड खा लिया, कुछ इस तरह का खाना खाया, सेवन किया या पानी पिया, जिस वजह से ना पेट में ब्लोटिंग हो गई है, गैस सिरे की बन गई है, इनडाइजेशन होने शुरू हो गई है। ये स्टमक रिलेटेड अगर सिम्टम्स रहते हैं तो लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी विल हेल्प यू। दिन में 2 से 3 बार लीजिएगा, 2-2 बूंदे, ये आप 1 चम्मच पानी में डाल के लीजिएगा, आपको राहत मिलेगी।
और एक और बहुत कॉमन दिक्कत है वो है रिकरेंट एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, यानी कि बार बार होती हैं, हर साल होती हैं ये एलर्जीज होंगी, ये दमे की शिकायत, ये इन दिनों में स्प्रिंग सीजन ढलता ढलता ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं, समर शुरू होने वक्त हो जाती हैं, कहीं को ऑटम में एलर्जी होती है, यानी कि किसी प्रकार की या किसी तरह की एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं जो कि रिकरेंट है, बार बार होता है, बार बार तंग करता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रहा है, तो उसको एक्टिवेट करना है, उसको हमने ये जो रिकरेंट इन्फेक्शन है ये ना हो, जस्ट अ सिंगल डोज ऑफ कार्सिनोसिनम विल हेल्प। कार्सिनोसिन 200 CH में हेल्प करती है, वेट कीजिएगा और जरूरत पड़ने पे इसको हम महीना 2 महीने में एक डोज और रिपीट कर सकते हैं। अच्छा खैर, ये जो दवाएं हैं ना, ये तकरीबन जो है डीप एक्टिंग दवाएं रहती हैं। आइडियली टॉक टू योर फिजिशियन, अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी ऑफ दिस रेमेडीज। लेकिन याद रखिए होम्योपैथी हेल्प्स, होम्योपैथी हेल्प्स, मदद करती है। और बिफोर आई एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके साथ दिल की बात रखना चाहूंगा। मैंने नोट किया है, जो आप लोग वीडियोस देखते हैं ना मेरे, मैंने नोट किया है अराउंड 75% ऑफ यू, आप में से 75% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते जरूर हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ना, पता है थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, मुझे थोड़ा और उम्मीद जागती है, थोड़ा और मैं मेहनत करने में और मतलब और मन करता है और मेहनत करूं और आपके सामने ऑथेंटिक वीडियोस अपलोड करूं जिससे आप सब लोगों का फायदा हो। अगली रिक्वेस्ट भी आई थी, आई रिमेंबर, वो इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात कर रहे हैं एडल्ट्स, बड़ों में इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करें, होम्योपैथी में कौन सी दवाएं हैं, शॉर्टली अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी जरूर देखिएगा और जुड़े रहें गुरु नानक केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, अपना प्यार जरूर भेजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।